मेरे डिवोर्स के 3 साल बाद एक रियूनियन पार्टी में मैंने अपने सभी दोस्तों को शादी का इनविटेशन दिया। मेरी एक्स वाइफ मुझे देखते ही एक बच्चे को गोद में लेकर मुझसे भिड़ गई। उसकी आंखें तुरंत भर आई। हबी, हम इस कोल्ड वॉर में बहुत समय से हैं। अब आपको गुस्सा करना बंद कर देना चाहिए। ये हैंक और मेरा पहले से ही बच्चा है। उस समय की कॉलेज स्टूडेंट ने भी मुझसे माफी मांगने के लिए गिलास उठाया। मुझे माफ करना जीजाजी, मैं तब बहुत परेशान थी और मैं इस बच्चे को रखना चाहती थी। अब मैं आपकी पत्नी आपको वापस दे रही हूँ। आप लोगों को साथ में अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। हमारे आसपास के लोग भी बोल पड़े, ये बस मान जाओ, आपकी पत्नी बहुत लॉयल है। अब यह आपकी शादी के लिए एक खरीदने पर एक फ्री पाने जैसा है। मैंने उन्हें इग्नोर किया। इसके बजाय मैंने अपने हाथ में शादी की अंगूठी दिखाई और कहा, नहीं थैंक्स, मेरी पहले से ही अपनी पत्नी और बच्चा है। इसके अलावा मुझे किसी और के यूज किए हुए जूते पहनना पसंद नहीं है। माहौल तुरंत जम गया। सबने देखा कि एक जमाने की अमीर और ताकतवर सोशलाइट ने गुस्से में अपना वाइन ग्लास तोड़ दिया। सर्कल में हर कोई जानता था कि सॉन्ग जीवे मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करती है। उसने 10 साल तक मेरा पीछा किया और मुझे लाड प्यार किया। अगर मैं जरा भी नाराज होता तो वो सदियों तक परेशान रहती। लेकिन इतना प्यार करने के बावजूद सॉन्ग जीवे ने मेरी पीठ पीछे एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ बच्चा पैदा किया। उसके माता पिता जानते थे, उसके सबसे अच्छे दोस्त जानते थे। उन सबने उसे मुझसे यह बात छिपाने में मदद की, जब तक कि उसने उस स्टूडेंट के लिए मेरी माँ के सामान की नीलामी में मुझसे लड़ाई नहीं कर ली। हर मोड़ पर उसकी बोलियां और तेज होती गई। उसने उस लड़के को नेकलेस खरीदने और देने के लिए पूरी जान लगा दी। जब मैंने गुस्से में उसका सामना किया तो उसने बस हल्के फुल्के अंदाज में बात टाल दी। वह एक गरीब परिवार में पला बढ़ा है और आज उसे बस यही हार पसंद आया। लिंग फेंग, बस उसे ये ले लेने दो, ठीक है? उसी पल मैं अचानक हंस पड़ा। मैं तब तक हंसता रहा जब तक मेरी आंखों से आंसू नहीं आ गए। अगर मैं ऐसा न करूँ तो उसने त्योरियां चढ़ाई। लिंग फेंग, अब ज्यादा नाटक मत करो, मैं जल्द ही माँ बनने वाली हूँ। एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा दिल चीर रहा हो। वह कैसा था, क्या उसे याद भी है? प्रेसिडेंट सॉन्ग के पीछे से जू मोकी के रोने की आवाज आई। वह दीवार के सहारे खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे लगता है कि मुझे बुखार है, मुझे बहुत ज्यादा बीमार महसूस हो रहा है। सॉन्ग जीवे के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने पलक झपकते ही मुझे एक तरफ धकेल दिया ताकि वह जू मोकी को संभाल सके। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा। मेरी कमर जोर से मेज के कोने से टकरा गई। दर्द की वजह से मेरी पीठ पर पसीना आ गया। मेरी आवाज कांप रही थी जब मैंने उसे पुकारा, सॉन्ग जीवे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह जू मोकी के साथ तेजी से चली गई। मेरे पास बस उसकी दूर जाती हुई परछाई रह गई, जिसके साथ एहसान का बोझ था और उन दोनों के बीच वह बच्चा। सॉन्ग जीवे, तुम उससे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। हम कभी भी वैसे कैसे हो पाएंगे जैसे हम पहले थे। मैं पूरी तरह से सुन्न होकर कार में बैठ गया। ड्राइवर ने सावधानी से पूछा, सर क्या हम विला वापस जा रहे हैं? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और लॉ फर्म जाने का इशारा किया। 2 घंटे बाद हाथ में तलाक के ताजा कागजात लिए मैं अस्पताल पहुंचा। सबसे ऊपरी मंजिल पर बने वीआईपी कमरे के बाहर मुझे देखते ही अंगरक्षकों ने अजीब सी चुप्पी साध ली और नजरें फेर ली। मैं गलियारे में खड़ा होकर देखता रहा कि कैसे सॉन्ग जीवे ने जू मोकी के लिए पूरी की पूरी मंजिल ही बुक करवा दी थी। डॉक्टर और नर्सें उसके एक इशारे पर हाजिर थीं, जबकि वो लगातार उसके बिस्तर के आस ही बैठी रही। अगर वो अपनी भौं भी जरा सी हिलाता तो वो घबरा जाती। जू मोकी ने धीरे से कहा, मुझे पश्चिम की तरफ वाली उस दुकान के मोमोज खाने हैं। बिना एक पल भी सोचे सॉन्ग जीवे ने अपनी चाबियां उठाई और बाहर की तरफ चल दी। मैं पहुंचाने के बाहर ही, मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आती हूँ। मैं परछाइयों में खड़ा था। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे चीर रहा हो। उसके जाने के बाद ही मैंने दरवाजा खोला। जब जू मोकी ने मुझे देखा तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। मिस्टर चू लिंगदी, क्या आप यहाँ मुझ पर इल्जाम लगाने आए हैं? मुझे बहुत अफसोस है, मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे बस वो हार बहुत पसंद है। हालांकि प्रेसिडेंट सॉन्ग ने वो आपसे लेकर मुझे दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं ठीक से सो सकूं। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो आपके साथ पहले जैसा ही बर्ताव करने लगेंगे। मैं जोर से हंसा। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। ये नाटक बंद करो। मुझे तुम्हारी एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। सॉन्ग जीवे ने तुम्हें तब जाने के लिए 50 मिलियन दिए थे, लेकिन तुम फिर भी उसके सामने आ गए और गर्भवती हो गई। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या चाहती हो। उसकी नजरें जम गई और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। मैं अब तुम्हारे खेल और नहीं खेलना चाहता। मैंने उसे तलाक के कागजात थमा दिए। अगर मैं ये कागजात उसे खुद दूंगा तो वो उन पर दस्तखत नहीं करेगी। तुम कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे उसे पता चले बिना ही उसके दस्तखत मिल जाए। जू मोकी ने अपने होंठ काट लिए। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं कभी भी तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता था। मैंने उसकी बात काट दी। तुम्हें इसके लिए सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। सोच समझकर फैसला करना। जू मोकी ने काफी देर तक उन कागजात
ख्वाहिशातों को घूरा और फिर आखिरकार उन्हें ले लिया। हमारे 3 लोगों के परिवार को पूरा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। 3 लोगों का परिवार, ये शब्द मेरे सीने में किसी कुंद चाकू की तरह चुभे। दर्द इतना ज्यादा था कि मेरी सांसें थम सी गई। तो फिर मैं तुम्हारे इस छोटे से परिवार के लिए हमेशा की खुशियों की कामना करता हूँ। विला में वापस आकर मैंने एक गत्ते का डिब्बा निकाला और सॉन्ग जीवे से जुड़ी हर चीज पैक करना शुरू कर दिया। हम साथ साथ बड़े हुए थे और हमारी यादें इतनी ज्यादा थीं कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता था। डिब्बे में सबसे पहली चीज एक फोटो एल्बम थी। पहले पन्ने पर हमारी 5 साल की उम्र की एक तस्वीर थी। उसने एक छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी और वो मेरे बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा तो काफी गंभीर लग रहा था, लेकिन वह चुपके से मेरी आस्तीन पकड़े हुए थी। आंटी सॉन्ग ने बताया था कि उस दिन उसने अकेले फोटो खिंचवाने से साफ मना कर दिया था और जिद की थी कि वह मेरे साथ ही फोटो खिंचवाएगी। वह पहली बार था जब उसने मेरे लिए अपना अधिकार और अपनापन दिखाया था। दूसरी चीज हाई स्कूल के यूनिफॉर्म का एक बटन था। शायू सारे लड़के लड़कियों से बटन छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहा, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद मुझे अपनी डेस्क में उसका बटन मिला, जिसके साथ एक नोट भी था। तुम्हें सिर्फ मेरा बटन लेने की इजाजत है, ओ वान या, और तुम्हें दूसरी लड़कियों को मुझसे दूर रखना होगा। तीसरी चीज एक हीरे की अंगूठी थी। जिस दिन मैं शादी की कानूनी उम्र का हुआ, वह मुझसे शादी का प्रस्ताव रखने के लिए इतनी बेताब थी कि उसने सीबीडी की एक बड़ी इमारत की स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर से गिरती गुलाब की पंखुड़ियों के बीच मुझे प्रपोज किया। उसके हाथ में अंगूठी चमक रही थी। ताओवान, अपनी बाकी की जिंदगी के लिए मैं तुम्हारी हूँ। अगर शूमोकी बीच में न आया होता तो मुझे सच में लगता कि हम साथ साथ बूढ़े होंगे। मैंने खुद पर हंसते हुए सब कुछ एक डिब्बे में डाला और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। अगली सुबह नीचे से आ रहे शोर से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि नौकर चाकर लिविंग रूम में महंगी चीजों से भरे बैग ला रहे थे। शूमोकी वहाँ खड़ा था और शर्म से अपना सिर झुकाए हुए था। प्रेसिडेंट सॉन्ग, यह तो बहुत ज्यादा है। मैंने कभी इन चीजों की मांग नहीं की। सॉन्ग जीवे ने उसकी तरफ प्यार से देखा। अच्छे बच्चे बनो और जो कुछ भी मैं तुम्हें बस आरे लिए खरीदता हूँ उसे ले लिया करो। तुम्हारा परिवार कभी भी इतना खुशहाल नहीं रहा। ओह, ये सब क्या था? उफ, वाह, माफ करना लिंगफेंग, इस बार मैंने सिर्फ मोकी के लिए ही तोहफे खरीदे हैं। अगली बार तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, शूमोकी ने धीरे से कहा, प्रेसिडेंट सॉन्ग, वह जो तोहफा सबसे ज्यादा चाहता है वह मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। वह मेरी तरफ बढ़ा और मेरे हाथ में एक फोल्डर थमा दिया। मैंने उसे खोला तो उसके अंदर तलाक के कागजात पर दस्तखत किए हुए थे। उन कागजात को घूरते हुए मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे दिल को मसल रहा हो। शूमोकी ने सच में ये कर दिखाया था। अब से उनका 3 लोगों का परिवार हमेशा साथ रह सकेगा और आज से मैं सिर्फ अपने लिए ही जीऊंगा। तलाक के समझौते पर लगी स्याही मुझे कागज के आर पार रिसती हुई एक तीखी ठंडक जैसी महसूस हुई, जिसने मेरे अंदर बची आखिरी थोड़ी सी मोह माया को भी जमा दिया। मैंने फिर कभी सॉन्ग जीवे या शूमोकी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं मुड़ा और सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया। उस विला में अब भी ऐशो आराम की महक थी, लेकिन मैं जानता था कि अब वह मेरा घर नहीं रहा। सामान बांधना बेहद आसान था। जरूरी पहचान पत्रों, कागजातों और अपनी निजी बचत वाले बैंक कार्डों के अलावा मैंने सिर्फ वही कुछ चीजें अपने साथ ली जिन्हें मैं अक्सर पहना करता था। सॉन्ग जीवे ने मुझे जो डिजाइनर घड़ियां और खास तौर पर सिलवाए गए सूट दिए थे, मैंने उनमें से किसी को भी हाथ नहीं लगाया। वे सब मेरे लिए महज एक लेबल की तरफ थे जो कभी मुझे सॉन्ग परिवार का दामाद होने की पहचान देते थे, लेकिन अब वे सिर्फ शर्मिंदगी के निशान बनकर रह गए थे। जब मैं अपना सूटकेस लेकर नीचे उतरा तो सॉन्ग जीवे साफ तौर पर हैरान रह गई। शायद उसे लगा था कि मैं पहले की लड़ाइयों की तरह ही फिर से हंगामा करूंगा और फिर किसी तरह के मुआवजे के लिए मान जाऊंगा। लिंगफेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? वह आगे बढ़ी। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। शायद उसे अभी तक इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था। भले ही हमारा तलाक हो गया हो, तुम फिर भी इस विला में रह सकते हो। मैं इतनी छोटी सोच वाली नहीं हूँ। ज़ूमोकी उसके पीछे खड़ा था और डरते डरते उसकी आस्तीन खींच रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की एक झलक भी थी। मैं रुका और पीछे मुड़कर उन दोनों को शांत नजरों से देखा। नहीं धन्यवाद, मेरी आवाज में कोई भावना नहीं थी। मैं अब तुम्हारी इस दरियादिली का बोझ नहीं उठा सकता। मैं तुम्हारे लिए कामना करता हूँ। मैं रुका और फिर साफ शब्दों में कहा, उस खुशहाल 3 लोगों के परिवार की जिसकी तुमने हमेशा चाहत की थी। मैंने दरवाजा खोला। दोपहर की धूप आंखों में चुभ रही थी, लेकिन जब मैं बिना पीछे मुड़े बाहर निकला तो मेरे पीछे सॉन्ग जीवे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ज़ूमोकी की धीमी आवाज, प्रेसिडेंट सॉन्ग, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ने उसकी बात काट दी। विला के भारी दरवाजे मेरे पीछे जोर से बंद हो गए। उस जगह के दरवाजे जहाँ मैं सालों तक रहा था, और इस तरह मेरा अतीत हमेशा के लिए पीछे छूट गया। मैंने सॉन्ग परिवार के नाम पर या सॉन्ग जीवे के नाम पर रजिस्टर्ड
कोई भी गाड़ी नहीं ली। मैंने बस एक राइड हेलिंग ऐप का इस्तेमाल किया। मंजिल एक साधारण सा अपार्टमेंट जिसे मैंने गुपचुप तरीके से तैयार किया था। ये एक छोटी सी जगह थी जिसे मैंने अपनी शादी से पहले की बचत और अपने खुद के निवेश से खरीदा था। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी। ये बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी और शांत थी। सबसे जरूरी बात ये थी कि ये पूरी तरह से मेरी अपनी थी। मैं गाड़ी में बैठा और खिड़की से बाहर गुजरती सड़कों को देखता रहा। मेरे दिल में जो खालीपन था वो पहले तो शून्य सा था, फिर उसमें एक जलता हुआ दृढ़ संकल्प भर गया। मैं फिर से शुरुआत करने जा रहा हूँ, सिर्फ वहाँ से दूर भागने के लिए नहीं, बल्कि इतना ऊंचा उठने के लिए कि मैं उस दायरे को नीचे से देख सकूं जिसने कभी मुझे धूल जैसा महसूस कराया था। वो अपार्टमेंट मेरे लिए एक सुरक्षित पनाहगाह और मेरे नए जन्म का शुरुआती बिंदु बन गया। सॉन्ग दामाद के उस नाम के बिना मुझे आखिरकार जमीन से जुड़े होने की आजादी महसूस हुई। मैंने अपनी बचत और शुरुआती निवेश को सीड मनी, शुरुआती पूंजी के तौर पर इस्तेमाल करके फेंगशिंग नाम की एक टेक कंपनी रजिस्टर की। इसका फोकस नई ऊर्जा सामग्री, न्यू एनर्जी मटेरियल पर था। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें मेरी माँ का गहरा विश्वास था, लेकिन जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाई। उनकी पुरानी नोटबुक और बिखरे हुए शोध मेरे लिए सबसे कीमती खजाना और अंधेरे में मेरी रोशनी बन गए। 3 साल और 1000 से ज्यादा दिनों के बाद वो कंपनी ही असल में मेरा घर बन गई थी। लैब की बत्तियां अक्सर सुबह होने तक जलती रहती थी। डेस्क पर हिसाब किताब और इंडस्ट्री की रिपोर्टों के ढेर लगे रहते थे। अब सॉन्ग परिवार के साथ कोई दिखावटी मेल जोल नहीं। अब सॉन्ग जीवाई की लगातार नुक्ताचीनी भी नहीं। सच कहूँ तो यह एक बड़ी राहत थी। हाँ, छोटी बड़ी तकनीकी सफलता, क्लाइंट्स से मिलने वाली हर थोड़ी सी तारीफ, सब कुछ मुझे एकदम असली और ठोस लगता था। मैंने यह पूरा साम्राज्य अपने दोनों हाथों से खड़ा किया था। तीसरे साल की पसंद में फेंगशिंग ने अपनी हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरी मटेरियल तकनीक के दम पर बड़े बड़े VCCs, वेंचर कैपिटल फर्म्स से सीरीज A फंडिंग हासिल कर ली। कंपनी का मूल्यांकन वैल्यूएशन रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ा और 10 गुना बढ़ गया। आखिरकार मैं बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा था। ठीक उसी समय मेरी मुलाकात सू वान से हुई। यह एक टेक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में हुआ था। वो हमारी पार्टनर लॉ फर्म की प्रतिनिधि के तौर पर वहां आई थी। उन्होंने एक सादा सा बेज रंग का सूट पहना हुआ था। वो स्वभाव से बेहद सौम्य और शालीन थी, लेकिन जब बिजनेस की बात आती तो उतनी ही तेज तर्रार और तर्कसंगत हो जाती थी। फेंगशिंग तेजी से आगे बढ़ रही थी और हमारी कानूनी जरूरतें भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम दोनों काफी समय साथ बिताने लगे। सू वान सबसे अलग थी। वो सॉन्ग जीवाई के दायरे वाली उन बिगड़ी हुई लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो दूसरों की तरह मेरे नए नए कमाए पैसे का फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रही थी। उनका कोई छिपा हुआ स्वार्थ या एजेंडा नहीं था। वह शांत स्वभाव की थी, पर भीतर से बेहद मजबूत, होशियार थी, पर उनमें जरा भी घमंड नहीं था। उनके साथ समय बिताकर मुझे उस गला काट बिजनेस की दुनिया से कुछ पल की राहत मिलती थी और मुझे वो सुकून महसूस होता था जिसे मैं बहुत पहले ही भूल चुका था। देर रात तक कानूनी बारीकियों पर चर्चा करने के बाद मैंने उन्हें उनके घर तक छोड़ा। उनके अपार्टमेंट के बाहर सड़क पर जलती गर्म रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वो वहीं रुक गईं और मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी साफगोई और गंभीरता थी। लिंग फेंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी माँ का सरनेम चैन था। उनका नाम चैन वानरू था। तुम्हारी माँ लिन वांग की जब वे जवान थी तो उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। अपनी माँ का नाम इतनी साफ तरह से सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। ऐसा लगा जैसे अतीत से कोई आवाज आ रही हो जो मुझ में एक अजीब सी जानी पहचानी भावना जगा रही थी। सू वान ने अपने ब्रीफकेस से एक पुरानी फोटो निकाली। वो फोटो अच्छी तरह से संभाल कर रखी गई थी, लेकिन उसके किनारे पीले पड़ गए थे। फोटो में 2 जवान लड़कियां एक दूसरे के काफी करीब झुकी हुई थी और उस जमाने की पूरी ताजगी के साथ खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। उनमें से एक के चेहरे के हाव भाव मुझे अच्छी तरह से याद थे। वो मेरी माँ थी, उनके जवानी के दिनों की। मेरी माँ ने अपनी मौत से पहले मुझसे कहा था कि अगर मैं कभी तुमसे मिलूं तो मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूं। सू वान की आवाज नरम थी, लेकिन उनका हर शब्द साफ था। मैं जानती हूँ कि तुम किन मुश्किलों से गुजरे हो और मैंने तुम्हारी माँ की रिसर्च भी देखी है। मैं कानूनी मामलों में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो इस बारे में न तो बहुत ज्यादा भावुक हुई और न ही उन्होंने मुझ पर कोई जोर डाला, लेकिन मैं उनके शब्दों में छिपी ईमानदारी और हमारी माओं के बीच के गहरे रिश्ते को महसूस कर सकता था। मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त की बेटी। इस अचानक बने रिश्ते की वजह से मुझे सू वान पर लगभग तुरंत ही भरोसा हो गया। हमारे रिश्ते की नींव इसी अनोखे आधार पर रखी गई। वो फेंग ठेंग बाओ को लेकर मेरे लक्ष्यों को समझती थी और ये भी जानती थी कि सॉन्ग परिवार के साथ मैंने किस तरह की उलझने पीछे छोड़ी थी। वो पहले मेरी एक भरोसेमंद कानूनी सलाहकार बनी और फिर धीरे धीरे जिंदगी में मेरा एक ऐसा सहारा बन गई जिस पर मैं पूरी तरह से
निर्भर हो सकता था। 6 महीने बाद हमने अपने रिश्ते को औपचारिक रूप दे दिया। एक सादी सी शादी, ना कोई भव्य समारोह, ना ही मीडिया का कोई शोर शराबा, बस कुछ करीबी दोस्तों के साथ एक छोटा सा जश्न। जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरने के बाद आखिरकार मेरी जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। लेकिन एक वीकेंड की दोपहर को मेरी यह सुकून भरी खुशी अचानक छिन गई। सुवान और मैं अपने नए घर में थे, शहर के शोर शराबे से दूर एक विला में, जहां हम कुछ पल सुकून से बिता रहे थे। घर के लिविंग रूम की बड़ी बड़ी खिड़कियों से चमकर आती सूरज की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। सुवान सोफे पर आराम से बैठी कुछ कानूनी केस पढ़ रही थी, जबकि मैं इंडस्ट्री के नए ट्रेंड्स और रिपोर्ट पर रिसर्च करने में व्यस्त था। तभी दरवाजे की घंटी की तेज आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। हमारी नैनी दरवाजा खोलने गई और कुछ ही पलों बाद उसके चेहरे पर चिंता के भाव लिए वह वापस लौटी। सर, मैडम, कोई मिस सॉन्ग और मिस्टर शू आपसे मिलने आए हैं। वे आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। मेरे हाथ में पकड़ी चाय की प्याली एकदम स्थिर रही। मैं जरा भी नहीं हिचका। जो होना है वह होकर ही रहेगा। पिछले 6 महीनों से सॉन्ग परिवार का कारोबार लगातार नीचे गिर रहा है। उनके कई अहम प्रोजेक्ट जिन्हें पाने के लिए वे बेताब थे, मेरी कंपनी फेंग शिंग बाओ ने उनसे छीन लिए। इसकी वजह बस इतनी थी कि हमारे पास तकनीकी बढ़त थी। सुनने में आया है कि उनका कैश फ्लो, पैसे का बहाव अब लगभग ठप होने की कगार पर है। मुझे पता था कि देर सवेर वे मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए जरूर आएंगे। बस मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि सॉन्ग जी वाई और शू मोची एक साथ आएंगे। सुवान ने अपना पेन नीचे रखा और मेरे हाथ को हल्के से दबाया। उनकी आंखों में शांति और समर्थन का भाव था। उन्हें अंदर आने दो। मैंने अपनी प्याली नीचे रखी और जब सॉन्ग जी वाई और शू मोची अंदर आए तो मैंने एकदम सपाट लहजे में बात की। 3 साल बाद भी सॉन्ग जी वाई का वो घमंडी और रईस लड़की वाला रवैया वैसा ही था, लेकिन उनके चेहरे पर छाई थकावट और बेचैनी को वे छिपा नहीं पा रही थी। शू मोची अब भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, खुद को बहुत नाजुक और सुरक्षा का मोहताज दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। उनमें एक हल्की सी आत्मसंतुष्टि की चमक थी जिसे वे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उनकी आवाज में वही पुराना आलोचनात्मक लहजा और कड़वाहट घुली हुई थी जिसे वे चाहकर भी छिपा नहीं पा रही थी। लगता है सॉन्ग परिवार से अलग होने के बाद तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी कट रही है, इसमें तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। मेरा लहजा एकदम बेपरवाह था जिसे पढ़कर कोई भी मेरे मन की बात नहीं जान सकता था। शू मोची एक कदम आगे बढ़े और अपने चेहरे पर एक बनावटी पेशेवर मुस्कान ओढ़ ली। मिस्टर लिंग, आपकी नई शादी के लिए बहुत बहुत बधाई। आप दोनों की जोड़ी तो कमाल की है। थोड़ी बहुत औपचारिक बातचीत के बाद वे सीधे मुद्दे पर आ गए। हम आज यहाँ उस पुराने तलाक के समझौते के सिलसिले में आए हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने ब्रीफकेस से एक दस्तावेज की कॉपी निकाली। ये ठीक वही दस्तावेज था जिस पर मैंने उनसे दस्तखत करवाए थे और फिर उसे नौकरी से प्रमाणित करवाया था। जी वाई को ये दस्तावेज अभी हाल ही में कागजात की छटाई करते समय मिला। इसके पीछे एक अतिरिक्त शर्त क्लॉज जुड़ी हुई है जिस पर हमारी नजर पहले नहीं पड़ी थी। लिंग फिंग तलाक के बाद सॉन्ग परिवार की संपत्ति से मिलने वाले सभी लाभांश और मुआवजे के अपने अधिकार को स्वेच्छा से त्यागते हैं। शू मोची ने बहुत छोटे अक्षरों में लिखी एक पंक्ति की ओर इशारा किया। उनकी आवाज में एक बनावटी हमदर्दी का भाव झलक रहा था। मिस्टर लिंग फेंग, भले ही आपका तलाक हो चुका है, लेकिन सॉन्ग परिवार के लिए आपके योगदान को देखते हुए यह तो बनता है कि आपको भी बदले में कुछ मिले। आप कुछ मुआवजे के हकदार हैं। यह शर्त तो बहुत ही बेरहम लगती है। जी वाई को इस बात का बुरा लगा। वह नहीं चाहती थी कि आपके साथ कोई नाइंसाफी हो। सॉन्ग जी वाई ने तुरंत वहीं से बात आगे बढ़ाई जहां उसने छोड़ी थी। उसकी आवाज में एक तरह की एहसान जताने वाली हमदर्दी थी। मुझे पता है कि आपने अपनी खुद की कंपनी शुरू की है, लेकिन स्टार्टअप चलाना आसान नहीं होता। हर चीज में पैसा लगता है। आप जैसे किसी इंसान के लिए यह मुआवजा एक बहुत बड़ी रकम होगी। बस एक बार कह दीजिए और मैं पुराने दिनों की खातिर आपको इसमें से कुछ हिस्सा दे सकती हूँ। आखिरकार हमारा अलगाव कम से कम साफ सुथरा तो होना ही चाहिए। मुझे ठीक उसी पल जोर से हंसी आ गई। बुरा लगा? पुराने दिनों की खातिर? क्या मजाक है। 3 साल पहले अस्पताल में उस ठंडी बरसाती रात को वह कौन था जिसने मुझे जलील करने के लिए सबसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया था? वह कौन था जिसने यह पक्का किया कि मेरे पास कुछ भी न बचे, यहाँ तक कि मेरी माँ की आखिरी निशानियाँ, मेरी बची खुची एकमात्र यादें भी छीनने की कोशिश की? और अब वह संत बनने का नाटक कर रही है। मैंने सू मोची को तीखी नजर से देखा। उसने फौरन अपनी नजरें फेर ली। यह अतिरिक्त शर्त, यह उसने पक्का खुद ही जोड़ी होगी जब जीवाई का ध्यान कहीं और था, या फिर उसने पूरे के पूरे पन्ने ही बदल दिए होंगे। उसका मकसद था सॉन्ग परिवार के साथ मेरे सारे आर्थिक रिश्ते खत्म कर देना, ताकि उसके अपने 3 लोगों के परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाए। शायद वह बस यही देखना चाहता था कि सॉन्ग परिवार छोड़ने के बाद मैं कैसे नाकाम होता हूँ। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसका अंदाजा गलत निकला। मैं कोई ऐसी बेल नहीं हूँ जिसे बढ़ने के लिए किसी पेड़ के सहारे की जरूरत पड़े। मैं तो एक ऐसा चीड़ का पेड़ हूँ जो अपने दम पर खड़ा रह सकता है।
वान, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, उसने धीरे से कागज की वह कॉपी उठाई और उस पर सरसरी नजर डाली। उसकी पेशेवर सूझबूझ ने फौरन ही उस गड़बड़ को पकड़ लिया। उसने नजरें ऊपर उठाई। उसकी आवाज शांत थी, मगर उसमें एक ऐसी अधिकार भरी दृढ़ता थी जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। मिस सॉन्ग और मिस्टर जू, इस तलाक के समझौते पर उस समय दोनों ही पक्षों ने दस्तखत किए थे और इसे नोटरी से भी प्रमाणित करवाया गया था। ये पूरी तरह से कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसकी सारी शर्तें साफ साफ शब्दों में लिखी हुई हैं। इस पर दस्तखत करके मिस्टर लिंग फेंग ने अपनी सहमति जताई थी और अपनी मर्जी से उन सभी अधिकारों को छोड़ दिया था जो इसमें सूचीबद्ध थे। 3 साल बाद वापस आकर मुआवजे की बात करना, इसका ना तो कोई कानूनी आधार है और ना ही इसमें कोई तार्किक समझ नजर आती है। वह एक पल के लिए रुकी और फिर उसकी नजरें जू मोची की ओर मुड़ गई। उसकी आंखों में एक ऐसी तीखी धार थी मानो कोई तेज तर्रार छुरा हो। इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है कि दस्तखत करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में आप यहाँ मौजूद किसी भी दूसरे व्यक्ति से कहीं ज्यादा बेहतर जानते हैं। मिस्टर जू, अब इस बात को उठाने का क्या मतलब है? सू वान की उस तीखी नजर से जू मोची कुछ घबरा सा गया। उसने खुद को शांत रखने की जबरदस्ती कोशिश की। मिस सू, है ना, ये मेरे लिंग फेंग और जी वाई के बीच का एक निजी मामला है। सू वान मेरी पत्नी है। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मेरी आवाज में इतनी ठंडक थी मानो वह शून्य से भी नीचे के तापमान पर पहुंच गई हो। उसके शब्द ही मेरे शब्द हैं। और तो और ये मेरा घर है और यहाँ बिन बुलाए मेहमानों का कोई स्वागत नहीं है। कृपया फौरन यहाँ से चले जाइए। सॉन्ग जी वाई को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उन्हें घर से निकालने के मामले में इतना दो टूक और बेबाक रवैया अपनाऊंगा। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। लिंग फांग, एहसान फरामोश मत बनो। मैं तो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी अच्छाई का पूरा स्वाद मुझे 3 साल पहले उस अस्पताल के गलियारे में मिल चुका है। मैं अचानक खड़ी हो गई। मैं एक पल भी उनके घिनौने चेहरों को और नहीं देखना चाहती थी। मैंने इंटरकॉम का बटन दबाया। सिक्योरिटी, कृपया इन दोनों मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखा दे। वर्दी पहने 2 बड़े मजबूत गार्ड तेजी से कमरे में दाखिल हुए। बिना कुछ कहे उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिससे ये साफ हो गया कि बाहर जाना उनकी मर्जी पर नहीं था। लिंग फांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? सॉन्ग जीवाई गुस्से से कांप रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। शू मोची ने जल्दी से उसकी आस्तीन खींची और फुसफुसाया, जीवाई छोड़ो भी, चलो चलते हैं। किसी नए नवेले अमीर पर अपना समय बर्बाद मत करो। जब गार्ड उन्हें बाहर ले जा रहे थे तो मुझे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। न कोई संतुष्टि, न कोई गुस्सा, बस एक एहसास की एक लंबे समय से जमा गंदगी आखिरकार साफ हो गई है और मुझे एक पूर्ण और अंतिम शांति का अनुभव हो रहा है। सू वान मेरे पास आई और मेरा हाथ थामते हुए धीरे से लेकिन दृढ़ता से बोली, उस अतिरिक्त शर्त का फॉन्ट और स्याही अगर तुम ध्यान से देखो तो बाकी हिस्से से थोड़ी अलग है। लाइनों के बीच की दूरी भी ठीक नहीं है। शायद इसे बाद में जाली बनाया गया है या बदल दिया गया है। अगर तुम चाहो तो हम किसी पेशेवर फोरेंसिक विशेषज्ञ से इसकी जांच करवा सकते हैं। मैंने उसका हाथ जोर से दबाया और अपना सिर हिला दिया। कोई जरूरत नहीं, शर्त हो या ना हो, मुझे सॉन्ग परिवार से 1 पैसा भी नहीं चाहिए। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। जैसे ही मेरे बोलने का अंदाज बदला, मेरी आंखों में सख्ती आ गई। लेकिन जहाँ तक शू मोची का सवाल है, जिसने तलाक के समझौते जैसे कानूनी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है, उसे मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। सॉन्ग जीवाई और शू मोची का यहाँ सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आना किसी शांत झील में फेंके गए एक छोटे से पत्थर जैसा था। उससे उठी लहरें तो जल्दी ही शांत हो गईं, लेकिन मेरे मन में एक तीखा कांटा चुभ गया। शू मोची, वह सीधा साधा दिखने वाला छात्र जो कभी पूरी तरह से जीवाई पर निर्भर था, मेरी सोच से कहीं ज्यादा शातिर निकला। एक गरीब छात्र होने के बावजूद, जिसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, उसने ऊंचे समाज के इस खेल को इतनी बखूबी खेला कि जीवाई जैसा घमंडी इंसान भी उसकी उंगलियों पर नाचने लगा। उसने तो तलाक के असली कागजात भी हासिल कर लिए थे और सचमुच उनके साथ छेड़छाड़ भी कर दी थी। ये पूरी बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। मैंने तुरंत अपने सालों के संपर्कों का इस्तेमाल करके शू मोची के बैकग्राउंड की गहराई से जांच शुरू करवा दी। यह सिर्फ उसके रेज्यूमे की ऊपरी जांच नहीं थी, बल्कि उसके असली अतीत, उसके जान पहचान वालों और उसकी आर्थिक स्थिति की पूरी पड़ताल थी। सू वान ने भी अपनी कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए एक अलग नजरिए से जांच शुरू की। उसका ध्यान शू मोची के वित्तीय रिकॉर्ड और उसके किसी भी संभावित गुप्त संपर्क पर केंद्रित था। इस तरह की जांच में समय तो लगता है, लेकिन व्यापार की दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। फेंग शिंग के नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल को लॉन्च करने का कार्यक्रम
कार्यक्रम और उससे जुड़ी भव्य पार्टी तय योजना के अनुसार ही होने वाली थी। ये सिर्फ एक उत्पाद का लॉन्च भर नहीं था, ये फेंग जिंग का एलीट सर्कल में पहला ऑफिशियल डेब्यू था। उन सभी लोगों के लिए एक ऐलान जिन्होंने कभी मुझे कम आका था कि मैं अब यही रहने वाला हूँ। ये मेरे लिए करो या मरो वाला पल था। उस गाला नाइट पर वह जगह बड़े बड़े रसूखदारों से खचाखच भरी थी और मेहमानों की लिस्ट भी बेहद खास थी। सॉन्ग परिवार के कई पुराने पार्टनर जिनकी मैं कभी चापलूसी किया करता था, जिनके मूड का मैं बड़ी सावधानी से अंदाजा लगाता था, अब ड्रिंक्स लेकर मेरे पास आ रहे थे। वे मुझसे अच्छे से पेश आने की कोशिश कर रहे थे, मुझसे जानकारी निकालने की जुगत में थे और मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे। मैंने बिना किसी घबराहट के पूरी शांति और संयम के साथ ये सब संभाला। सुवान एक रॉयल ब्लू गाउन में मेरे बगल में खड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत और शालीन लग रही थी। हम दोनों उस रात यकीनन पावर कपल लग रहे थे। ठीक उसी समय जब पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी और बड़े बड़े सौदे हो रहे थे, कुछ बिन बुलाए मेहमान फिर से पार्टी में घुस आए। सॉन्ग जिवाई और शू मोची किसी तरह चुपके से पार्टी में घुसने में कामयाब हो गए थे। सॉन्ग जिवाई ने पुराने सीजन का एक हाउट कुटूर गाउन पहना हुआ था। वह अपनी अमीर लड़की वाली शान का दिखावा करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अपने मन की कड़वाहट और घबराहट को छिपा नहीं पा रही थी। शू मोची ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में जहर सी नफरत झलक रही थी। वह लालची नजरों से अपने आसपास की आलीशान चीजों और बड़े बड़े मेहमानों को घूर रहा था। शायद वह यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि अब मेरी हैसियत कितनी है। लिन फांग, बधाई हो, सॉन्ग जिवाई मेरे पास आते हुए बोली। उसकी आवाज में पछतावा और कड़वाहट दोनों का ही मेल था। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम सच में ऐसा कुछ कर पाओगे, और इतनी बड़े पैमाने पर तो बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर रही हैं, प्रेसिडेंट सॉन्ग। ये तो बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। सॉन्ग परिवार की गहरी जड़ों और रसूख के आगे तो इसकी कोई बिसात ही नहीं है। मैंने बड़े ही विनम्र अंदाज में जवाब दिया, लेकिन अपनी बातचीत को पूरी तरह से प्रोफेशनल ही रखा। शू मोची ने जबरदस्ती एक नकली सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की और ऐसे पेश आने लगा जैसे हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हों। मिस्टर लिंग, हम सब यहाँ पुराने दोस्त ही तो है। हो सकता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हुई हों, लेकिन भविष्य में आपसी साझेदारी की गुंजाइश तो हमेशा ही बनी रहती है ना? ये तो दोनों के लिए ही फायदे का सौदा होगा, उसने कहा। मैंने बस उसकी तरफ देखा। मैंने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। मेरी नजरें बर्फ की तरह ठंडी और बेजान थी। ठीक उसी पल जब शू मोची मेरी चुप्पी का दबाव महसूस करते हुए फिर से कुछ कहने ही वाला था, तभी वो विशाल एलईडी स्क्रीन जिस पर फेंग शिंग का हाईटेक प्रोमो वीडियो बार बार चल रहा था, अचानक झिलमिला उठी और उस पर कुछ दस्तावेजों के हाई रेजोल्यूशन स्कैन दिखाई देने लगे। ये दस्तावेज शेन जियू के एक पुराने रजिस्ट्रेशन से जुड़े थे, जो शू मोची का असली नाम था। पिता के नाम के आगे साफ साफ शेन मिंगयुआन लिखा हुआ था। दूसरा दस्तावेज 10 साल पुराने एक अखबार के पीले पड़ चुके पन्ने का स्क्रीनशॉट था। उसकी मुख्य खबर हेडलाइन बेहद चौंकाने वाली थी। तकनीक लीक होने और सॉन्ग ग्रुप की गंदी साजिशों भरी प्रतिस्पर्धा के चलते लिन ग्रुप दिवालिया हुआ। चेयरमैन लिन मिंगयुआन की तनाव के कारण मृत्यु। तीसरा दस्तावेज शेन मिंगयुआन और सॉन्ग जिवाई के पिता सॉन्ग बहुआ की एक तस्वीर थी, जिसमें वे अपनी जवानी के दिनों में सके भाइयों की तरह नजर आ रहे थे। साथ ही ऐसे रिकॉर्ड भी थे जिनसे पता चलता था कि उनके बीच पूरी तरह से मनमुटाव होने से पहले वे दोनों बेहद करीबी कारोबारी साझेदार थे। चौथा दस्तावेज शू मोची और शेन जियू के नाम पर चल रहे कुछ विदेशी ऑफशोर बैंक खातों का ब्यौरा था, जिनसे पता चलता था कि पिछले कुछ सालों में इन खातों में भारी मात्रा में पैसों का लेन देन हुआ था। इन पैसों के स्रोत बेहद गुप्त और पेचीदा थे और रकम इतनी ज्यादा थी कि उसने शू मोची की उस गरीब छात्र वाली छवि को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसे बनाए रखने के लिए उसने इतनी कड़ी मेहनत की थी। और अंत में शू मोची की अपनी असली माँ के साथ एक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर सामने आई, एक ऐसी महिला जिसका रहन सहन और अंदाज सॉन्ग जिवाई से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया, जिसके बाद अचानक जोरदार हंगामा मच गया। शेन जियू, लिन ग्रुप, क्या ये वही कंपनी नहीं है जिसे सॉन्ग परिवार ने सालों पहले बर्बाद कर दिया था? तो वो शेन मिंगयुआन का बेटा है। हे भगवान, वो तो यहाँ बदला लेने आया है। अब समझ में आया। मुझे पहले से ही शक था कि कोई साधारण सा बिना किसी पृष्ठभूमि वाला गरीब छात्र भला सॉन्ग जिवाई को इस तरह कैसे लुभा सकता है, या परिवार के भीतर इतना बड़ा हंगामा कैसे खड़ा कर सकता है। और वो पैसा, वाह, कोई
कोई ऐसा लड़का नहीं था जो सॉन्ग जिवाई के पैसों पर ऐश कर रहा हो। उसके पास तो पहले से ही किसी अज्ञात स्रोत से मिली अथाह दौलत मौजूद थी। जैसे ही स्क्रीन पर ये सब सामने आया, शू मोची नहीं बल्कि शेनजियो का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वह साफ तौर पर थर थर कांप रहा था। उसने अपनी सहज प्रवृत्ति के चलते दौड़कर स्क्रीन को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वे तस्वीरें हर जगह फैली हुई थी, ठीक किसी सार्वजनिक सजा की तरह जो उसके द्वारा बोले गए हर एक झूठ की पोल खोल रही थी। सॉन्ग जिवाई तेजी से घूमी और पूरी तरह से हक्का बक्का होकर अविश्वास भरी नजरों से उसे घूरने लगी। उसकी आंखों में इस बात को लेकर भीषण क्रोध की ज्वाला फड़क रही थी कि उसे इतनी बुरी तरह से धोखा दिया गया था। शेनजियो, बदला? तुम तो शुरू से ही मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। तुम मेरे करीब सिर्फ सॉन्ग से बदला लेने के लिए आए थे। पहली बार सबके सामने उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसके लिए उसने अपनी शादी को धोखा दिया था। उसकी आंखों में सिवाय ठंडी शक भरी नफरत के और कुछ नहीं था। मैं पोडियम तक गया और माइक पकड़ लिया। मेरी आवाज स्पीकर्स के जरिए कमरे के हर कोने में ठंडी और साफ गूंज उठी। मिस्टर शू मोची, या मुझे कहना चाहिए मिस्टर शेनजियो, जो मिस सॉन्ग को बहकाने के लिए एक गरीब छात्र होने का नाटक कर रहे थे, चुपके से तलाक के कानूनी कागजों में हेरफेर कर रहे थे और इतने समय से सॉन्ग परिवार के आसपास ही मंडरा रहे थे। क्या ये सिर्फ सॉन्ग से बदला लेना था, या तुम उन सुरागों के पीछे पड़े थे जो मेरी माँ लिन वानशिंग ने हमारी अगली पीढ़ी के मटेरियल्स के मुख्य फॉर्मूलों के बारे में छोड़े थे? यह सच का बम उस पर जमीन खिसकने जैसी जोरदार ताकत से गिरा, जिसने शू मोची को उसकी अपनी ही शर्म की दीवार से चिपका दिया। उसकी बनावटी पहचान अब खत्म हो चुकी थी। उसके बुरे इरादे और संदिग्ध तरीके अब सबके सामने आ चुके थे। इस ऊंचे तबके में जहां इज्जत ही सब कुछ होती है, वो समाज की नजरों में मर चुका था। उसका नाम पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। सॉन्ग जिवाई ने उस आदमी की तरफ देखा जो अब उसके लिए एक अजनबी बन चुका था, और फिर मेरी तरफ देखा जो स्टेज पर बर्फ की तरह ठंडी खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसके शरीर से सारी जान ही निकल गई हो। वो लड़थड़ाकर पीछे हटी और लगभग गिर ही गई थी। उसे लगा था कि अपनी प्रेम कहानी और हालात पर उसका पूरा काबू है, लेकिन उसे तब एहसास हुआ कि वो तो किसी और के बदले के खेल में बस एक मोहरा भर थी। वो शानदार समारोह पूरी तरह से अफरा तफरी में बदल गया। हर तरफ फुसफुसाहटे, हैरानी भरी आहें और घिनौनी नफरत भरी नजरें दिखाई दे रही थी। शू मोची ने चीख चीख कर खुद का बचाव करने की कोशिश की कि ये सब एक साजिश है, लेकिन जब सबूत सामने थे तो उसकी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। उसके आसपास जो लोग अभी कुछ देर पहले तक हंस रहे थे और दोस्तों जैसा बर्ताव कर रहे थे, अब वे उससे ऐसे दूर भाग रहे थे जैसे उसे कोई छूत की बीमारी हो। हर कोई तेजी से उससे दूर हट गया। आखिर में सॉन्ग जिवाई की ठंडी और नफरत भरी नजरों के बीच वो एक हारे हुए इंसान की तरह बेहद दयानी हालत में उस जगह से चुपचाप खिसक गया। ये ऊंचा तबका बहुत छोटा है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। अब उसके पास यहाँ छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ई है उसके पीछे नहीं गई। वह बस वहीं खड़ी रही, पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था और उसकी आंखें खाली खाली लग रही थी। उसने मेरी तरफ कई तरह के मिले जुले भावों के साथ देखा, गुस्सा, शर्मिंदगी, लेकिन सबसे ज्यादा तो वह ऐसी लग रही थी जैसे उसकी पूरी दुनिया ही अभी अभी तबाह हो गई हो। वह पूरी तरह से खो गई थी। उसके होंठ हिले जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, शायद मुझसे भिड़ना चाहती हो, या शायद पछतावे में कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वह अचानक मुड़ी और अपनी ऊंची हील्स में लड़खड़ा गई, जो अब उसे बहुत भारी लग रही थी। वह किसी तरह संघर्ष करते हुए वहां से बाहर निकली और उस जगह को पीछे छोड़ गई जहां उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। मैंने उसे दूर जाते हुए देखा। वह कितनी छोटी और नाजुक लग रही थी। मुझे अपने इस बदले से कोई खास खुशी भी नहीं मिली। उस सारी अफरा तफरी के बाद मुझे बस एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सू वॉन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाकर कहा, यह सब हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर रहा। लेकिन ये जानते हुए कि शू मोची कितना जहरीला इंसान है, वह चुपचाप बैठकर यह सब बर्दाश्त नहीं करेगा। वह जरूर कोई न कोई बौखलाहट भरा कदम उठाएगा और तुम्हारी माँ का हार हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। उसे सबके सामने चुनौती देना सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं था। इसका मकसद उसे परेशान करना था। मैं उसे कोई कदम उठाने पर मजबूर करना चाहता था। अगर वो घबरा जाता है तो उससे जरूर कोई न कोई गलती होगी और ठीक उसी समय हम उसे पकड़ लेंगे। वो हार जिसे सॉन्ग जीहे ने चुराया था आखिरकार शू मोची के पास पहुंच गया। वो हमेशा से मेरी आंखों की किरकिरी बना रहा है। उसने उसे हासिल करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की कि कागजों में हेरफेर करके खुद के पकड़े जाने का जोखिम भी उठा लिया। ये पक्का किसी मामूली ड्रामे या किसी साधारण यादगार चीज के लिए नहीं था। उस सादे से बिकने वाले हार में जरूर कुछ बहुत बड़ी चीज छिपी है, कुछ ऐसा
जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। पार्टी के कुछ दिनों बाद ऊपर से तो सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। मैंने अपने सबसे काबिल लोगों को 2 अलग अलग मिशन पर भेजा। एक टीम शू मोची पर पूरी तरह नजर रखे हुए थी और दूसरी उस हार की ठीक ठीक जगह का पता लगाने में जुटी थी। इसी बीच सू वॉन ने अपने कानूनी संपर्कों का इस्तेमाल करके इस बात की हर छोटी बड़ी जानकारी खंगालनी शुरू की कि आखिर उस समय लिन ग्रुप कैसे डूब गया था। वो मेरी माँ की मौत से जुड़ी किसी भी संदिग्ध बात की तलाश में थी और उस हार के बारे में और सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जल्द ही दोनों ही तरफ से एक ही समय पर कोई बड़ी सफलता हाथ लगी। शू मोची पर नजर रखने वाले लोगों ने हमें खबर दी। पार्टी में बेइज्जत होने के बाद से वो बिल्कुल चुपचाप और सबसे नजरें बचाकर रह रहा था, लेकिन वो एक खास अंतरराष्ट्रीय नंबर पर लगातार कई एनक्रिप्टेड गुप्त कॉल कर रहा था। इसके अलावा उसने एक बहुत ही संदिग्ध और गुप्त रास्ते से विदेश में एक छोटा चपटा सा पैकेट भेजा था। हमने अपने संपर्कों की मदद से उस पैकेट का पता लगा लिया। वो पैकेट यूरोप की एक बहुत ही आला दर्जे की ज्वेलरी जांच और मरम्मत करने वाली कंपनी की ओर जा रहा था। ठीक वैसी कंपनी जो बेहद कीमती और अति गोपनीय चीजों को संभालती है। उसने सचमुच उस हार को बाहर भेज दिया था। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। मेरी माँ के पास ज्यादा गहने नहीं थे। वो हमेशा वही हार पहना करती थी। वो एक क्लासिक पुराने जमाने की शैली का हार था। उसमें लगा नीलम अच्छी क्वालिटी का तो था, लेकिन वो यकीनन कोई अनमोल पुश्तैनी धरोहर नहीं था। इस बात से कि शू मोची उसे गुपचुप तरीके से दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में जांच के लिए भेजने को इतना बेताब था, ये साफ जाहिर होता था कि वो किसी बहुत बड़ी साजिश में लगा हुआ है। इस बात से हमारी सोच की पुष्टि हो गई। असल में वो हार ही इस पूरी पहेली की चाबी है। लगभग उसी समय सुवॉन को एक बड़ी सफलता मिली। अपने सूत्रों के जरिए वह उस असली नीलामी घर के अंदरूनी आर्काइव तक पहुंच गई। रिकॉर्ड से पता चला कि जब सॉन्ग जीहे ने बोली जीती और मालिकाना हक जू मोची को ट्रांसफर हो गया, तो शुरुआती मूल्यांकन हैरानी की बात है कि बहुत ही साधारण था। उसमें बस सामग्री और युग का जिक्र था, लेकिन नीचे एक छोटे से आसानी से नजरअंदाज हो जाने वाले नोट में बहुत छोटे अक्षरों में एक लाइन लिखी थी। अंदरूनी दीवार पर कोई संभावित अप्राकृतिक माइक्रो इंसर्ट मिला है। इसकी बनावट अनोखी है। यह उस युग की सामान्य कारीगरी से मेल नहीं खाता। पेशेवर बिना नुकसान पहुंचाए की जाने वाली जांच की सिफारिश की जाती है। एक माइक्रो इंसर्ट इस युग का नहीं। सुवॉन और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों के मन में बिल्कुल एक ही बात चल रही थी। मेरी माँ सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में एक शीर्ष स्तरीय वैज्ञानिक थी। वह हमेशा 10 कदम आगे रहती थी। क्या ये मुमकिन है कि उन्होंने अपने सबसे जरूरी काम को किसी ऐसी जबरदस्त हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करके छिपा दिया हो जिसे उस समय कोई पकड़ ना पाता, उसे बहुत छोटा कर दिया हो और उसे उस हार में रख दिया हो जिसे वह हर दिन पहनती थी। यह बिल्कुल उन्हीं के जैसा काम है। वह हमेशा तैयार रहती थी। अब हमें उस हार को हासिल करना ही होगा। हम उन्हें कोई ऐसी जांच नहीं करने दे सकते जिससे उसे कोई नुकसान पहुंचे। मैंने फोन मिलाया। मैंने आदेश दिया, हमारे पास जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हैं, उन सब का इस्तेमाल करो, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। हमें उस हार को तब तक हासिल करना होगा जब तक वे यूरोपीय टेक विशेषज्ञ उसके अंदर छेड़छाड़ करना शुरू न कर दे। ये आधी दुनिया में समय के साथ एक बहुत बड़ी दांव वाली दौड़ थी। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था। आखिर में पैसा और ताकत ही काम आए। एक भारी भरकम प्राथमिकता शुल्क और गुप्त प्रोसेसिंग खर्च चुकाने के बाद जो उस हार की असली कीमत से कहीं ज्यादा था, उस मूल्यांकन फर्म के एक वरिष्ठ प्रबंधक ने हमारे साथ सहयोग करने का फैसला किया। ठीक उसी समय जब शीर्ष तकनीकी टीम ने अपने सटीक औजार लगा लिए थे और माइक्रो प्रोब स्कैन शुरू ही करने वाले थे, मेरे लोगों ने रातों रात एक माहिर कारीगर द्वारा बनाए गए एक बेहतरीन नकली हार का इस्तेमाल करके बड़ी सफाई से असली हार को बदल दिया। हमने असली हार की जगह वह नकली हार रख दिया। जब असली हार एक सुरक्षित डिब्बे में मेरे पास वापस पहुंचा दिया गया तो मैंने गहरी सांस ली और अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। मेरे हाथ में वह हार गर्म महसूस हो रहा था और उसकी बनावट सचमुच बहुत सादी थी। उस नीलम में एक हल्की सी चमक थी। मैंने अपनी माँ के नोट्स में मिले एक रहस्यमयी संकेत का पीछा किया जो एक छोटे से छिपे हुए पैटर्न के बारे में था और एक खास चुंबकीय माइक्रो की बाहर निकाली। यह चाबी असल में उस पुरानी घड़ी का एक हिस्सा थी जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी। मुझे हमेशा लगता था कि यह बस एक यादगार निशानी है। मैंने इसे क्लिप के अंदर एक छोटे अदृश्य निशान पर दबाया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई, इतनी हल्की कि मुश्किल से ही सुनाई देती, और नीलम का निचला हिस्सा एक गुप्त खाने की तरह खुल गया। उसके अंदर एक छिपा हुआ स्टोरेज यूनिट था जो चावल के दाने से भी छोटा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी धड़कनें मुझे अपने कानों में भी सुनाई दे रही थी। मैंने सावधानी से उस यूनिट को निकाला और अपने सुरक्षित रीडर में लगा दिया। मेरी माँ के नोट्स में बिखरे हुए बेतरतीब अक्षरों और अंकों से बना एक पासवर्ड डालने के बाद आखिरकार एक टॉप सीक्रेट फाइल मेरी आंखों के सामने खुल गई। ये सिर्फ कोई साधारण मटेरियल फॉर्मूला नहीं था। ये कमरे के तापमान पर काम करने वाले
पहले सुपरकंडक्टर का एक संपूर्ण, जबरदस्त और बुनियादी सिद्धांत था। ये एक पूरा तकनीकी पैकेज था जिसमें उसे बनाने के तरीके और मुख्य प्रक्रियाएं भी शामिल थी। इसमें एक बिल्कुल नए मटेरियल के मूल सिद्धांतों, उसे तैयार करने के तरीकों और उसके संभावित उपयोगों का विस्तृत विवरण था। ये सिद्धांत अपने समय से इतना आगे था, इसका तकनीकी रास्ता इतना साफ था और इसका छिपा हुआ मूल्य तथा इसकी क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि ये ऊर्जा, परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा जैसे वैश्विक मुख्य उद्योगों में पूरी तरह से क्रांति ला सकती थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उस समय सोंग दाह्वान इतना लालची क्यों हो गया था। उसने मेरे पिता से इस शोध को चुराने के लिए घटिया से घटिया हथकंडे अपनाए थे। जरा सोचिए, मेरी माँ ने अकेले दम पर इस सैद्धांतिक तकनीक को हकीकत के इतना करीब पहुंचा दिया था। तकनीकी फाइलों के बिल्कुल आखिर में एक अलग से एन्क्रिप्टेड सुरक्षित फोल्डर था जिसका नाम था वांग कॉइंग की इच्छा। एक और पासवर्ड डालकर उसे खोलने के बाद मुझे डॉन नाम के एक चैरिटी ट्रस्ट फंड का बहुत ही विस्तृत मसौदा मिला। इसमें उसकी संरचना का डिजाइन और उसे शुरू करने के कोड शामिल थे। साथ में लगी चिट्ठी में मेरी माँ ने लिखा था कि उन्हें उम्मीद है कि इस तकनीक से जो अपार धन और प्रभाव मिलेगा उसका ज्यादातर हिस्सा दुनिया भर के गरीब इलाकों में बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार फंड देने में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और विज्ञान कार्यक्रमों के लिए भी, ताकि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को अपनी किस्मत बदलने और एक बड़ी दुनिया देखने का मौका मिल सके। ठीक वैसे ही जैसे सुबह का सूरज अंधेरे को मिटाकर उम्मीद की किरण जगाता है। स्क्रीन पर अपनी माँ की जानी पहचानी और ममता भरी लिखावट को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे लिए सिर्फ बदला लेने का जरिया और मेरी जिंदगी की बुनियाद ही नहीं छोड़ गई थी। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने मुझे मेरे जीवन के असली उद्देश्य और मेरी जिम्मेदारी की ओर भी राह दिखाई थी। जब मैं इस भविष्य की टेक्नोलॉजी को समझने और अपनाने में अपनी पूरी जान लगा रहा था और इसका इस्तेमाल करके फेंगशेंग के लिए एक नया रणनीतिक अपग्रेड लाने की जल्दी में था, ताकि बेहतर टेक्नोलॉजी की मदद से सोंग परिवार के बिजनेस को पूरी तरह से तबाह कर सको, तभी एक और बिल्कुल अप्रत्याशित लेकिन पूरी तरह से तार्किक खबर आई। सोंग जी है असल में मेरे दरवाजे पर आ गई। इस बार वो शू मोची को अपने साथ नहीं लाई थी। वो बिल्कुल अकेली थी। वो उस गाला पार्टी के मुकाबले और भी ज्यादा थकी हारी और पीली पड़ी लग रही थी। उसकी आंखों में पूरी तरह से निराशा और घबराहट साफ झलक रही थी। वो रिसेप्शन और मेरे असिस्टेंट्स को नजरअंदाज करते हुए सीधे मेरे ऑफिस में घुस आई। उसे अब बुनियादी शिष्टाचार या अपनी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं थी। लिंगफेंग वह बच्चा बीमार है। उसकी आवाज भारी और सूखी हुई थी। उसकी आंखें बेहद लाल और सूजी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि वो बहुत देर से रो रही थी। उसे लगातार तेज बुखार आ रहा है। उसके खून की कई जांचों के नतीजे असामान्य आए हैं। डॉक्टरों को शक है कि ये कोई जेनेटिक, खून से जुड़ी या इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने तुरंत एक गहरी जेनेटिक जांच करवाने की सलाह दी है। कांपते हुए उसने एक बिल्कुल नई, जल्दबाजी में करवाई गई जेनेटिक जांच की रिपोर्ट मेरे डेस्क पर पटक दी। उसकी आवाज रोने की वजह से टूट रही थी। मैंने चुपके से मोची के नहीं, शू मोची के बाल और उस बच्चे के मुंह से एक स्वैब लेकर तुरंत एक पितृत्व जांच, पैटर्निटी टेस्ट करवाई। रिपोर्ट में सबसे अहम बात साफ और बेरहमी से लिखी थी, जैविक पितृत्व की संभावना नहीं है, बायोलॉजिकल पैटर्निटी एक्सक्लूडेड। मुझे इस नतीजे पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। जब मैं शू मोची की असली पहचान के बारे में गहरी छानबीन कर रहा था, तब मुझे कुछ बिखरे हुए सुराग और अफवाहें मिली थी कि सालों पहले उसे एक गंभीर चोट लगी थी जिसका असर शायद उसकी प्रजनन क्षमता पर पड़ा हो, और ये बातें पहले से ही इस संभावना की ओर इशारा कर रही थी। उस समय जब वह सोंग जी के करीब आया भी नहीं था, उससे पहले वो कुछ समय के लिए गायब हो गया था। उसने दावा किया था कि वो किसी अकादमिक आदान प्रदान, एकेडमिक एक्सचेंज के लिए विदेश गया था, लेकिन शायद वो कुछ निजी मामले निपटा रहा था, जैसे कि ये पता लगाना कि उसे बच्चा कहाँ से मिल सकता है। और फिर मैंने उसकी ओर शांति से देखा। मेरी मन में उसके लिए जरा भी दया नहीं थी, बस कर्मों का एक ठंडा सा एहसास था। मुझे याद आया कि उस बच्चे की वजह से वो मेरे साथ कितनी बेरहम और कठोर हो गई थी। कैसे वो पूरे भरोसे के साथ और आंखें मूंद कर ये मान बैठी थी कि वो बच्चा उसी के और शू मोची के प्यार की निशानी है। ये सचमुच बहुत ही अजीब विडंबना थी। और सोंग जीवाई ऐसे भड़क उठी जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। उसकी आवाज इतनी तीखी और चीखने जैसी थी कि कानों में चुभ रही थी, लगभग पागलपन भरी। उसने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे हर बात पर झूठ बोला, अपनी पहचान से लेकर अपने इरादों तक, यहाँ तक कि इस बच्चे के बारे में भी। मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये सब झेलना पड़ा? मैं सोंग जीवाई उसके जैसे धोखेबाज के हाथों इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? और उसके लिए, सिर्फ उसके लिए मैंने। उसके शब्द अचानक बीच में ही रुक गए।
गए। उस भारी दर्द और अपमान के कारण उसके लिए आगे कुछ भी कह पाना नामुमकिन हो गया था। वो बस अपने हाथों में अपना चेहरा छिपाकर रोती रही। उसकी उंगलियों के बीच से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई बांध टूट गया हो, और सिर्फ उसके लिए तुमने उस इंसान को धोखा दिया और उसे तकलीफ पहुंचाई जो ने असल में तुम्हारे साथ हमेशा सही बर्ताव किया था। मैंने उसकी बात को बीच में ही पूरा करते हुए ठंडे लहजे में कहा। मेरी आवाज में कोई भी भावना नहीं थी। सॉन्ग जीवाई, क्या ये सब ठीक वैसा ही नहीं है जैसा तुमने उस वक्त खुद अपनी मर्जी से चुना था, जब तुम उसके बुने हुए सच्चे प्यार और तुम्हारी जान बचाने जैसे झूठे जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी? क्या तुमने मेरी दी हुई एक भी चेतावनी पर कभी ध्यान दिया था? क्या तुमने मुझ पर कभी जरा सा भी भरोसा किया था? उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में बेहिसाब पछतावा और एक बेचैन, लगभग पागलपन भरी गुहार झलक रही थी। लिंग फेंग, मुझे पता है कि मैं गलत थी। मुझे सच में एहसास है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये सब मेरी ही गलती है। उस वक्त मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैं अंधी हो गई थी। प्लीज उन सभी सालों की खातिर जो हमने साथ बिताए हैं, मेरी मदद करो। अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। वह जानवर शूमोची, उसके पास यकीनन अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके वह मुझे धमका सकता है। सॉन्ग परिवार अंदर से पूरी तरह टूट रहा है। तनाव के मारे मेरे पिताजी बीमार पड़ गए हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तुम्हारी मदद करो। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैंने ठीक वही कभी ना भूलने वाले शब्द दोहराए जो उसने सालों पहले उस अस्पताल के गलियारे में मुझसे कहे थे। सॉन्ग जीवाई, अब ये नाटक करना बंद करो। वह जोर से सिहर उठी जैसे किसी अदृश्य चीज से उसे कोड़े मारे गए हो। उसके चेहरे का सारा रंग एक ही पल में उड़ गया। वह एकदम सफेद किसी कागज जैसी दिखने लगी। मैं अपनी जगह से उठा और कमरे की छत से लेकर फर्श तक फैली बड़ी बड़ी खिड़कियों की तरफ चल दिया, जहाँ से नीचे सड़क पर चींटियों की तरह रेंगते हुए वाहनों का जाम साफ दिखाई दे रहा था। उसकी तरफ पीठ करके मैंने हर शब्द साफ और बेरहमी से कहा, तुम्हें ठीक वैसा ही भुगतना पड़ेगा जैसा तुमने उस वक्त मेरे साथ किया था। तुमने यह रास्ता खुद चुना है और अब तुम्हें रेंगते हुए इसके आखिर तक जाना होगा। मैं रुका। आखिर में मेरी इंसानियत का एक छोटा सा हिस्सा उस मासूम जान के लिए तरस खा रहा था। जहाँ तक उस बच्चे की बात है, वह बेकसूर है। अगर तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में बच्चों के खून या जेनेटिक बीमारियों के माहिर डॉक्टरों से संपर्क करना हो तो मैं तुम्हें उनकी जानकारी और कांटेक्ट दे सकता हूँ, लेकिन इसका सारा खर्च तुम्हें खुद उठाना होगा। ये आखिरी रहम है जो मैं तुम पर करूंगा, और ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस बच्चे के लिए है जिसे इस दुनिया में सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल करने के लिए लाया गया था। मेरे पीछे से सॉन्ग जीवाई के पूरी तरह से टूट जाने की आवाज आई। वह बेकाबू होकर रो रही थी और फिर उसके शरीर के जमीन पर जोर से गिरने की एक भारी सी आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। 3 साल पहले उस ठंडे और मायूस कर देने वाले अस्पताल के कमरे के बाहर सॉन्ग और उसके परिवार ने मेरे दिल से रहम और हमदर्दी का हर कतरा निचोड़ लिया था। मेरी माँ द्वारा छोड़ी गई कोर टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया को बदल सकती थी, के दम पर मेरी कंपनी फेंगशिंग एक ऐसी मशीन की तरह बन गई थी जिसमें सबसे शक्तिशाली इंजन लगा हो, एक साफ सुथरे तकनीकी रास्ते और एक जबरदस्त शुरुआती बढ़त के साथ वह तेजी से तरक्की की राह पर दौड़ पड़ी थी। हमने तेजी से अपनी सप्लाई चेन के सभी संसाधनों को एक साथ जोड़ा, अपनी आधुनिक प्रोडक्शन लाइनों का विस्तार किया और देश विदेश की कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों, ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों और हाईटेक ग्रुप्स के साथ कई खास रणनीतिक साझेदारियां की। फेंगशिंग ने सॉन्ग परिवार के पारंपरिक गढ़ों में भी उनके मार्केट शेयर को बहुत तेजी से हथियाना शुरू कर दिया था। अब उनकी बर्बादी को रोकना नामुमकिन हो चुका था। महज 6 महीनों के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 6 महीनों में कमरे के तापमान पर काम करने वाले सुपरकंडक्टर के सिद्धांतों पर आधारित एक और बड़ी तकनीकी सफलता के बाद फेंगशिंग का मार्केट वैल्यू सॉन्ग ग्रुप के घटते हुए रसूख को पूरी तरह से पीछे छोड़ते हुए उसे पूरी तरह से कुचल चुका था। फाइनेंशियल मीडिया इस कारोबारी दुनिया में आए इस जबरदस्त भूचाल को बयान करने के लिए मशाल का हस्तांतरण, सत्ता का बदलाव और लिंग फेंग का क्रांतिकारी दौर जैसे जुमलों का इस्तेमाल कर रहा था। हमारे इस खास दायरे में अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। जो लोग पहले सॉन्ग परिवार की चापलूसी करते थे और सॉन्ग डेवो के तलवे चाटते थे, अब वे सब मेरे पीछे पड़े हुए थे और मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। सॉन्ग परिवार के अंदर तो पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। जब सॉन्ग डेवो को शूमोची की असली पहचान और उस कड़वी सच्चाई का पता चला कि उसका प्यारा पोता असल में उसका अपना खून नहीं है, तो वह इतना आग बबूला हो गया कि उसकी पहले से ही खराब सेहत पूरी तरह से बिगड़ गई। उसे स्ट्रोक आया और उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। कंपनी की बागडोर
कुछ समय के लिए घबराई हुई सॉन्ग और उसकी माँ मिसेस सॉन्ग वांग याजी के हाथों में आ गई। हालांकि ऐसे संकट का सामना करते हुए वांग याजी का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। वह ना तो हालात को संभालने में कोई दिलचस्पी दिखा रही थी और ना ही पारिवारिक व्यवसाय को बचाने में। असल में कुछ असामान्य गतिविधियां चुपके चुपके होने लगी थी। सॉन्ग ग्रुप के कई मुख्य प्रोजेक्ट्स का गोपनीय डेटा कथित तौर पर प्रतिस्पर्धियों तक लीक कर दिया गया था। सॉन्ग डेवू के प्रति वफादार कुछ पुराने और अनुभवी लोगों को अलग अलग कारणों से किनारे कर दिया गया या फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और शू मोची, जिसे इस समय तनाव में होना चाहिए था और छिपा हुआ होना चाहिए था, वह असल में फिर से सक्रिय होने लगा था। कुछ समय तक शांत रहने के बाद वह सॉन्ग परिवार की दूसरी शाखा के सदस्य सॉन्ग जीवे के चाचा सॉन्ग डामिंग से भी असामान्य रूप से अक्सर मिलने लगा था। वे दोनों आपस में हाथ मिला रहे थे। सू वान ने मेरे सामने एक बिल्कुल नई जांच रिपोर्ट रखी। उसके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। शू मोची सॉन्ग जीवे के आसपास मंडराते हुए उसे जो सॉन्ग परिवार के अंदरूनी राजों का विशाल भंडार हाथ लगा था उसका इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही वांग याजी या सॉन्ग जीवे के बारे में उसके पास जो भी राज या कमजोरियां है उनका इस्तेमाल करके वो सॉन्ग डामिंग के साथ गठबंधन कर रहा है। सॉन्ग डामिंग जो हमेशा से ही परिवार का मुखिया बनना चाहता था। जब सॉन्ग डेवू बीमार है ठीक उसी समय वे दोनों मिलकर कंपनी पर जबरदस्ती कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। वो एक पल के लिए रुकी और रिपोर्ट में लिखी एक जानकारी की ओर इशारा करते हुए बोली, और वांग, उसका रवैया भी बहुत ही अस्पष्ट और संदिग्ध है। ऐसा लगता है कि वो इस सब को होने दे रही है। यहाँ तक कि ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि वो शायद चुपके चुपके इस काम को बढ़ावा दे रही है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वांग याजी वही पारंपरिक समाज की महिला जिसका मेकअप हमेशा बेदाग रहता था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान सजी रहती थी और जो अपने पति की पूरी तरह से आज्ञाकारी लगती थी। आखिर इस पारिवारिक संकट में उसकी असली भूमिका क्या है? मेरे मन में एक बेहद खौफनाक थ्योरी सिद्धांत आकार लेने लगी। इसके अलावा सू वान एक पल के लिए रुकी और मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में विरोधाभासी भाव थे, दया और निश्चितता का एक अजीब सा मिश्रण। तुम्हारी माँ की कार दुर्घटना के बारे में मुझे कुछ नए और ज्यादा सीधे सुराग हाथ लगे हैं। जिस ड्राइवर की वजह से वो दुर्घटना हुई थी उसने अपनी सजा पूरी होते ही अपने पूरे परिवार के साथ विदेश में जाकर बसने का इंतजाम कर लिया था। उनका रहन सहन का स्तर उनकी सामान्य आमदनी से कहीं ज्यादा ऊंचा है। जब हमने उनके पैसों के स्रोत का पता लगाया तो हमें पता चला कि एक बड़ी रकम को कई विदेशी शेल कंपनियों, कागजी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके ठिकाने लगाया गया था। इस पैसे का अंतिम स्रोत एक ऐसी ऑफशोर शेल कंपनी की ओर इशारा करता है जिसका वांग याजी की मां के परिवार के साथ गुप्त रूप से कोई न कोई संबंध है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा और मैं पूरी तरह से सुन पड़ गया। ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे उठाकर सीधे किसी फ्रीजर में डाल दिया हो। मेरी माँ की मौत महज एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वो एक सोची समझी हत्या थी। वांग याजी, बहुत मुमकिन है कि वो उन मुख्य गुनहगारों में से एक हो जिसने मेरी माँ की हत्या की साजिश रची थी। इस एहसास से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरे पैरों से लेकर सिर तक एक गहरी हड्डियों तक पहुंचने वाली ठंड दौड़ गई। अगर ये सच है तो क्या उस समय सॉन्ग जीवे का धोखा सचमुच सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो प्यार में अंधी थी और बिगड़ी हुई थी? क्या इसमें उसकी माँ की तरफ से जानबूझकर की गई हेराफेरी और शोषण भी शामिल था? एक ज्यादा गहरी, बड़ी और ज्यादा खौफनाक साजिश की रूपरेखा धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने उभर रही थी, जो हर किसी को अपनी चपेट में ले रही थी। ठीक उसी समय जब मैं अपने बेहिसाब गुस्से से जूझ रहा था और इस चौंकाने वाली और क्रूर थियरी को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी एक अनजान नंबर से एक एनक्रिप्टेड कॉल आई। मैंने उसे उठाया। वो सॉन्ग जीवे थी। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। उसमें एक तरह की हताश, सब कुछ या कुछ नहीं वाली स्थिरता थी, जो उस औरत से बिल्कुल अलग थी जो कुछ समय पहले मेरे ऑफिस में फूट फूट कर रोई थी। लिंग फेंग, मुझे पता है कि इस समय तुम मेरी आवाज बिल्कुल नहीं सुनना चाहोगे। वो तेजी से नहीं बोली, लेकिन इसने हर शब्द को साफ साफ बोला। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो तुम्हें अपनी माँ की मौत के असली कारण और मेरी माँ वांग के बारे में जाननी चाहिए। हम एक प्राइवेट क्लब में मिले जहाँ पूरी तरह से एकांत और कड़ी सुरक्षा थी। सॉन्ग जीवे को दोबारा देखकर लगा कि उसका वजन काफी कम हो गया था। वो लगभग हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उसने एक साधारण काला पैंट सूट पहना था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। चेहरा पीला और आंखें बुझी बुझी सी थी। लेकिन अब उन आंखों में वह खालीपन और खोयापन नहीं था। वे आंखें किसी ताजी म्यान
मुस्कान से निकली खून की प्यासी तलवार की तरह तेज थी, जिनमें एक ठंडी और दृढ़ रोशनी चमक रही थी। संक्षेप में कहे तो उसने इधर उधर की बातों में समय बर्बाद नहीं किया और ठीक से बैठने से पहले ही सीधे मुद्दे पर आ गई। उसकी आवाज धीमी और तेज थी। सू मोचुई और मेरे चाचा सोंग डाइमिंग ने आधिकारिक तौर पर हाथ मिला लिया है। वे अगले हफ्ते सोंग ग्रुप की आपातकालीन शेयरधारक बैठक में हमला करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए वे यह बहाना बनाएंगे कि मेरे पिता इतने बीमार हैं कि काम नहीं कर सकते और उनके पिछले बुरे फैसलों की वजह से ग्रुप एक गंभीर संकट में फंस गया है। वे एक प्रस्ताव पेश करने वाले हैं कि उन्हें चेयरमैन के पद से हटा दिया जाए और मेरे चाचा उनकी जगह ले लें। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द और व्यंग्य की झलक दिखाई दी। और मेरी माँ वांग याजी, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। असल में जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से इसमें उनकी अहम मदद भी की हो। मैंने उसे बिना टोके देखा और उसे बात जारी रखने का इशारा किया। मैं पहले कभी यह समझ नहीं पाया था कि मेरी माँ ने शुरू से ही जू मोचुई के अस्तित्व को क्यों नजरअंदाज किया था, यहाँ तक कि तब भी जब मेरे पिता साफ तौर पर इसका विरोध कर रहे थे और मैं खुद भी हिचकिचा रहा था। उन्होंने मुझे बार बार इशारों में समझाया था कि मुझे बहादुरी से अपनी खुशियों को थाम लेना चाहिए। सोंग जीवे के होंठों के कोनों पर एक ठंडी, कड़वी और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभर आई। यह तब तक चलता रहा जब तक कुछ दिन पहले मुझे अपने पिता के स्टडी रूम में बने एक गुप्त खाने में यह चीज अचानक मिल नहीं गई। उसने एक बहुत पुराना फोन मॉडल मेरी तरफ सरका दिया। यह एक पुराना बर्नर फोन है जिसे मेरी माँ सालों पहले इस्तेमाल करती थी। मुझे लगा था कि यह बहुत पहले ही कहीं खो गया होगा या फेंक दिया गया होगा। इसमें कुछ ऐसे मैसेज हैं जिन्हें डिलीट कर दिया गया था, लेकिन बाद में तकनीकी तौर पर उन्हें रिकवर कर लिया गया। ये मैसेज पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन इनसे सच्चाई के कुछ हिस्सों को जोड़ने में मदद मिल सकती है। इन मैसेज से पता चलता है कि मेरी माँ और मेरे अंकल सोंग डाइमिंग काफी समय से मिलकर कोई साजिश रच रहे थे। सोंग परिवार पर पूरी तरह से कब्जा करने की फिराक में थे। मेरे पिता ने भाई होने के नाते वफादारी निभाई और शायद इसलिए भी क्योंकि तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ हुआ था उसे लेकर उन्हें मन ही मन पछतावा था। इसी वजह से वे हमेशा उन दोनों से सतर्क रहते थे। शायद यही वजह थी कि जब मेरी माँ ने उनका जिक्र किया तो उन दोनों की हिम्मत नहीं हुई कि वे कोई भी जल्दबाजी वाला कदम उठाएं। उसकी आवाज में पछतावे की एक हल्की सी, मुश्किल से महसूस होने वाली थरथराहट थी। अब मुझे पक्का शक हो रहा है कि शू मोचुई का अचानक सामने आना असल में मेरी माँ और अंकल की एक बहुत बड़ी साजिश का ही एक अहम हिस्सा था। उन्होंने शू मोचुई का इस्तेमाल हमारे बीच फूट डालने और सोंग परिवार में उथल पुथल मचाने के लिए किया। असल में वे तुम्हें या ये शू मोचुई को इस्तेमाल करके मेरे पिता को रास्ते से हटाना चाहते थे, जो उनकी सत्ता हथियाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी घनी पलकें तेजी से फड़फड़ा रही थीं। उसके चेहरे पर गहरे दर्द और धोखे का भाव साफ झलक रहा था और मैं उनकी नजर में एक बेवकूफ जिसे जानबूझकर निकम्मा बनाया गया था, बस एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की जिसे सिर्फ डेटिंग और मौज मस्ती की परवाह थी। मैं तो बस उनके शतरंज के खेल की एक मोहरी थी, एक छोटा सा काम का प्यादा, प्यार में अंधी एक ऐसी कठपुतली जिसे जानबूझकर मेरे पिता का ध्यान भटकाने और सही मौके पर उन पर जानलेवा वार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये चौंकाने वाला खुलासा सुनकर मैं सचमुच हिल गया। उस समय सोंग जीवे का प्यार के प्रति वह पागलपन, क्या वह उसकी माँ और चाचा की लंबे समय से चली आ रही साजिश का नतीजा था, या कम से कम क्या उन्होंने उसकी नादानी और जिद का पूरी तरह से फायदा उठाया और उसे अपने इशारों पर नचाया था? तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मैंने भारी आवाज में पूछा। मैंने उसे बड़े गौर से देखा। उसके चेहरे के हर छोटे से छोटे हाव भाव को बारीकी से पढ़ा। इतना कुछ झेलने के बाद अब मैं किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती, खासकर उस पर। उसने अपनी आंखें खोली और सीधे मेरी आंखों में देखा। उसने मेरी नजरों से आंखें नहीं चुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी जुनून भरी जलती हुई दृढ़ता थी। लिन यी की वजह से उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी और दबी हुई भावनाओं के कारण उसकी आवाज भारी हो गई थी। जब मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता हमेशा सत्ता और पैसे के लिए आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे। तब लिन यी ही थी, वही थी जिसने मेरा ख्याल रखा। वह मुझे वैज्ञानिकों की कहानियां सुनाती थी, मुझे चित्रकारी करना सिखाती थी। उसने ही मुझे बताया था कि लड़कियों के भी अपने सपने और लक्ष्य होने चाहिए। मेरे बचपन में उसने ही मुझे एकमात्र सच्चा अपनापन और प्यार दिया था। मैं उसे अपना आदर्श मानती थी। मैं पूरी तरह उस पर निर्भर थी। वह मेरे लिए दूसरी माँ जैसी थी। उसकी आंखें जल्दी ही लाल हो गईं, लेकिन उसने अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश की। उसकी आंखों में गहरा दर्द और पछतावा झलक रहा था। उस समय जब मैं उस हार के लिए तुमसे लड़ी थी तो वह इसलिए नहीं था कि शू
शू मोचुई को वह हार पसंद था। वह तो बस एक बहाना था। मेरी माँ वांग याजी ने कई बार मुझे इशारों में यह बात समझाई थी। सच कहूँ तो उसने तो लगभग साफ साफ ही कह दिया था कि उस हार का संबंध किसी बेहद जरूरी तकनीकी जानकारी या उन रहस्यों से हो सकता है जिन्हें लिन यी अपने पीछे छोड़ गई थी। उसने कहा कि हम तुम्हारे जैसे किसी बाहरी व्यक्ति को यह चीज बिल्कुल भी नहीं दे सकते। उसने मुझसे झूठ कहा कि यह सब सोंग परिवार के मुख्य हितों की रक्षा के लिए है। उसने कहा कि उसे डर है कि अगर यह चीज तुम्हारे हाथ लग गई तो तुम इसका इस्तेमाल सोंग परिवार के खिलाफ करोगे। उस समय मैं हद से ज्यादा बेवकूफ थी। मैंने सचमुच उसकी बात पर यकीन कर लिया था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये बातें कहने में उसकी सारी हिम्मत ही खत्म हो गई हो। अभी हाल तक जब मैंने सारी कड़ियों को जोड़ा तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि लिन यी की मौत के लिए जिम्मेदार मुख्य लोगों में से एक शायद वही है। और मैं जिस बेटी को उसने अपने हाथों से पाला पोसा, मैं उसी की हत्या में उसकी साथी बन गई। उस इकलौते इंसान की हत्या में जिसने मुझे कभी माँ जैसा प्यार दिया था। मैंने खुद अपने हाथों से वो आखिरी चीज चुरा ली जो शायद लिन यी तुम्हारे लिए छोड़ गया था। उसकी आवाज में एक गहरी नफरत झलक रही थी। ये नफरत सिर्फ जू मोचुई के लिए ही नहीं थी बल्कि अपनी सगी माँ लिंग फैंग के लिए भी थी। वो मेरा इस्तेमाल करके मेरे पिता के खिलाफ साजिश रचे या सोंग परिवार में उथल पुथल मचा दे। ये सब तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन लिन यी की हत्या के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। और मैं खुद को तो बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती कि मैं उसकी साथी बनी, कि मैं वो छुरा बनी जिसने लिन यी को मारा। लिंग फैंग, उसने लगभग अपने दांत भींचते हुए ये शब्द कहे। उसकी आंखों में प्रायश्चित करने की एक पागलपन भरी तड़प थी। मुझे पता है कि अब तुमसे माफी मांगने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। सोंग परिवार के लिए नहीं, ना ही अपने लिए, बल्कि लिन यी की मौत का बदला लेने के लिए।